नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। सेफ्टी ऑक्यूपेशन वाला टॉपिक चल रहा था, 2 क्लासेज इसकी हो चुकी है और आज अपने इसकी तीसरी क्लास पढ़ेंगे और लास्ट है, इतना ही इसमें रहेगा सेफ्टी और प्रोटेक्शन फर्स्ट एड के बारे में। पहली क्लास अपन ने देखी थी जिसमें अपन ने ये पढ़ा कि विभिन्न प्रकार के सुरक्षात्मक संगठन यानी सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, इलेक्ट्रिकल ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन कौन कौन से थे, सुरक्षात्मक चिन्ह कौन कौन से थे। सेकंड अपनी क्लास थी आग यानी फायर और अग्निशामक यंत्रों पर, कौन सा अग्निशामक यंत्र किसके लिए लेते हैं, और आग के अपन ने जो 6 प्रकार पढ़े थे वो। अब अपना तीसरा आज का टॉपिक है वो है फर्स्ट एड के बारे में, यानी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के मामले में अपन इसको जोड़ते हैं कि अगर किसी को मान लीजिए इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाता है या कोई और किसी तरह की चोट लग जाती है तो फर्स्ट एड की प्रोसेस कैसे होती है, प्राथमिक उपचार है क्या, इसके सिद्धांत क्या है और इसके मतलब प्रिंसिपल। और अपन 2 चीज़ें अलग अलग देखते हैं, एक होता है इसका सिद्धांत, एक होता है उद्देश्य। यानी फर्स्ट एड का एम क्या है, फर्स्ट एड का प्रिंसिपल क्या है, 2 अलग अलग चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। और ABC क्या होता है, सब चीज़ें पढ़ेंगे जो बार बार पेपर में पूछी जाती थी। तो आराम से पढ़ेंगे और उम्मीद करूँगा कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। अपने टॉपिक का नाम है फर्स्ट एड, हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक उपचार। क्या होता है प्राथमिक उपचार? सीधी सी बात है कि किसी भी मरीज़ को, पेशेंट को डॉक्टर से पहले जो भी लोकल लेवल पर ट्रीटमेंट दिया जाता है प्राथमिक उपचार कहलाता है। उसके बाद जब हॉस्पिटल पहुंच गया या फिर डॉक्टर वहां आ गया तो उसके बाद डॉक्टर करता है जो भी, वो फर्स्ट एड नहीं कहलाता। फर्स्ट एड केवल वही होता है जो लोकल लेवल पर दिया जाता है, डॉक्टर से पहले दिया जाता है, ठीक है। साधारण सी चीज़ है और तो इसमें कुछ है नहीं, प्राथमिक उपचार की बात कर रहे हैं। बात आती है कि प्राथमिक उपचार के सिद्धांत क्या है और इंग्लिश में इसको प्रिंसिपल बोलते हैं। यानी आपको किन मतलब प्रिंसिपल्स पर काम करना चाहिए, छोटा सवाल ही आएगा पेपर में। और फर्स्ट एड के जो प्रिंसिपल होते हैं उनको 3C के नाम से जाना जाता है, मतलब 3C आपको एक साथ ध्यान में रखना है। इन तीनों C का सीक्वेंस क्या है या इन तीनों C का मतलब क्या है? तो सबसे पहला जो C आता है वो है चेक, यानी उस पेशेंट को चेक करो वो बेहोश है, जिंदा है कि मर गया, क्या सिचुएशन है उसकी, कितना ज़्यादा उसका एक्सीडेंट हुआ है, शॉक लगा है तो वो कितना ज़्यादा लगा है। मतलब सबसे पहले पेशेंट को चेक करना है। जैसे ही पेशेंट को आपने चेक कर लिया तो आपको कॉल करना है, मतलब आपका कोई हायर ऑफिसर है तो उसको कॉल करना है, या फर्स्ट एड असेंबली का कोई है तो उसको करना है, या फिर डॉक्टर को आप बुलाते हैं तो यानी कॉल करना है। मदद के लिए आप जिसको बुला सकते हैं बुलाना होता है, ये इसका सेकंड प्रिंसिपल होता है। तीसरा होता है केयर, यानी उस पेशेंट की आप केयर करना शुरू कर दो जब तक कि वो नहीं आता है जिसको आपने बुलाया है। जो फर्स्ट एड वगैरह आप जितना दे सकते हो अपनी तरफ से वो दे दीजिए, जब तक डॉक्टर नहीं आता है तब तक आपको उसकी केयर करनी है। ये 3C जो है ये फर्स्ट एड के सिद्धांत के रूप में जाने जाते हैं। ध्यान रखना पेपर में सवाल आ जाए तो चेक, कॉल और केयर, यानी मरीज़ को देखें और हेल्प के लिए कॉल करें, किसी को भी मतलब बुलाएं, सीनियर हायर जो भी आप समझ गए, और केयर करने का मतलब आप उसकी देखभाल करें। सीधा सा तो इतना ही है। अब आते हैं कि प्राथमिक उपचार देने के उद्देश्य क्या है, यानी हम फर्स्ट एड देते क्यों हैं, प्रिंसिपल क्या होते हैं। पुराने टाइम में तो प्रिंसिपल्स को भी 3P ही मानते थे, यानी 3 ही P बोलते थे इसके बारे में भी, लेकिन वर्तमान में 3P की जगह 5P आ गया कि भाई हमारे उद्देश्य 3 नहीं 5 है। एक है व्यक्ति को फर्स्ट एड देने के हमारे उद्देश्य कितने हैं, उद्देश्य 3 नहीं 5 है। कौन कौन से उद्देश्य है मैं आपको बताता हूँ एक बार। सबसे पहला आता है इसमें तो वो है परसर्व लाइफ। समझ गए क्या? परसर्व लाइफ का मतलब है जीवन बचाएं, यानी आपको उसकी इस तरह से मदद करनी है कि उसकी लाइफ को बचाया जाए। सेकंड जो अपने इसमें P आएगा वो आता है प्रिवेंट फर्दर इंजरी। समझ गए क्या? फर्दर का मतलब होता है आगे, ठीक है, यानी और ज़्यादा उसकी चोट ना बढ़े। जो एक्सीडेंट हुआ है, जिसको जितना लगा है चोट, उस चोट को रोकने का प्रयास करना है, वो चोट आगे नहीं बढ़े। किसी के मान लीजिए लग गई और मान लीजिए कि ब्लड निकल रहा है तो हमें वो ब्लड रोकने का प्रयास करना है, ठीक है, प्रिवेंट फर्दर इंजरी।
उसके बाद में जो आता है वो 3C में आता है प्रमोट रिकवरी। रिकवरी समझ गए ना सारे के सारे, यानी आपको इस तरह की कोई व्यवस्था, इस तरह का कोई बंदोबस्त करना है कि हम उसको रिकवर करें थोड़ा बहुत, जितनी चोट लगी थी, मतलब आगे ना बढ़े रोकना तो है ही, साथ ही हमें उसको रिकवर भी करना है, यानी जितनी लगी है उसमें भी थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए। तो ये 3P तो चलते थे पुराने टाइम में, जिनको 3P कहा जाता था, ठीक है। अब इसके साथ में 2 और जोड़ दिए, उनमें से एक तो है पेन रिलीफ, है ना। और पेन रिलीफ में ये आता है कि दर्द से राहत दिलाएं उसको, जितनी आप दिला सकते हैं, जैसे भी दिलाते हैं। और उसके बाद में आता है कि आप उसको अनावश्यक बेहोशी या इन चीज़ों से बचाएं, जिसको अपन इंग्लिश के P से यदि लिखें तो आएगा प्रोटेक्ट दी अनकॉन्शियस। क्या लिखेंगे? प्रोटेक्ट दी अनकॉन्शियस, यानी आप कुछ भी समझ सकते हैं, मतलब अनकॉन्शियस यानी जो चीज़ें नहीं घटित होने वाली है उन चीज़ों को रोकें भी। जैसे वो बेहोश हो गया तो फिर उसको अपन प्रमोट मतलब रिकवरी करना मुश्किल हो जाएगा, तो उसको बचा करके रखें, जैसे भी बचा कर रख सकते हैं। तो ध्यान से सुनना दोबारा, 3C सिद्धांत होते हैं और 3P प्रिंसिपल होते हैं, यानी उद्देश्य होते हैं। हाँ, पर्पज बोल सकते हो आप इसको, है ना। P से पर्पज बन गया आपका इसका, ठीक है। और पहले 3 ही थे, अब 5 हो गए। जब भी 3 और 5 का सवाल आ जाए तो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 तो इनको ही रखना। ये नंबर 4 और नंबर 5 है जो बाद में जुड़े हैं, इसलिए जब भी 3 का पूछा जाए तो इन्हीं तीनों का रिप्लाई करना है, और जब 5 पूछे तो ये हो गया, ठीक है। कुल मिलाकर के इतना सा ही ध्यान रखना है आपको प्राथमिक उपचार के उद्देश्य और सिद्धांत में, तो ठीक है। और क्या लिखोगे इसमें, और जो दिल्ली मेट्रो और पेपर वगैरह में जितने भी सवाल आए थे ना, उनकी बात करेंगे। देखो, तो फर्स्ट एड हम जब भी देते हैं तो फर्स्ट एड की प्रक्रिया में जो सर्वप्रथम या सबसे पहला कदम जो होता है ना, उसको ABC बोला जाता है। प्राथमिक उपचार की सबसे पहली प्रक्रिया या सर्वप्रथम दिया जाने वाला फर्स्ट एड क्या कहलाता है, तो उसको ABC बोलते हैं। और ये पेपर में बार बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखना। दिल्ली मेट्रो में आया, अभी रिसेंटली UPPCL वाले एग्ज़ाम में भी आया। तीनों का मतलब पता है क्या? ए का मतलब है एयरवे, यानी वायु मार्ग, प्रॉपर वेंटिलेशन हो रहा है कि नहीं, हवा आ रही है कि नहीं, है ना। ऐसी जगह पर है जहाँ हवा ही नहीं मिल रही पूरी तरह से, तो पेशेंट वैसे ही और ख़राब हो जाएगा, रिकवरी होना तो दूर की बात। उसके बाद B का मतलब होता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग यानी श्वसन क्रिया उसकी चल रही है कि नहीं, वो खुद सांस ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। यदि खुद सांस नहीं ले पा रहा है तो उसकी रिकवरी थोड़ी सी और मुश्किल हो जाती है, फिर कृत्रिम श्वसन विधि अपनानी पड़ती है अपन को। और C का मतलब है यहाँ पर सर्कुलेशन। सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं? किसी चीज़ का सर्कुलेशन, समझ गए आप, बार बार कोई चीज़ का आवर्ती या रिपीटेशन होना, यानी श्वास लेना छोड़ना आसानी से हो रहा है ना। तो ये ABC के बारे में आ चुका है, ध्यान रखना पहले से ही, ठीक है। एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, इनके बारे में पेपर में आ चुका है, तो इतना ही ध्यान रखना। इन तीनों का तो सिद्धांत हो गया, उद्देश्य हो गया और ABC की प्रोसेस। बात करते हैं कृत्रिम श्वसन के बारे में, यानी जब उसकी ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं होती है तो हमें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन शुरू करना पड़ता है। उसको क्या बोलते हैं? कृत्रिम श्वसन, इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, ठीक है। यानी पेशेंट जो है वो तो श्वसन क्रिया प्रोसेस कर नहीं पा रहा है, वो तो सांस ले नहीं रहा है, हमें उसको सांस लेने के लिए सपोर्ट करना है। इसकी 4 विधियां होती है, आप सभी जानते भी होंगे। खैर, पहले मेथड का नाम है सिल्वेस्टर विधि। कौन सी है? सिल्वेस्टर विधि। बड़ा सिंपल सा है, याद रखना। तब काम में लेते हैं जब पेशेंट के सीने पर चोट हो, या मतलब फ्रंट साइड में जब एक्सीडेंट हुआ, कुल मिलाकर ये भी, जैसे इलेक्ट्रिकल है तो स्पार्किंग होती है, इतनी ज़बरदस्त स्पार्किंग होती है कि हाथ वगैरह और फ्रंट साइड जल जाती है बहुत बुरी तरह से, है ना। तो जब सीने पर चोट लगती है तो सिल्वेस्टर विधि का उपयोग करते हैं, यानी इसको पीठ के बल लेटाया जाता है। तो पेपर में ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि सिल्वेस्टर विधि का उपयोग कब करेंगे, तो जब सीने पर चोट हो। और सिल्वेस्टर विधि में
जो फर्स्ट एड है, श्वसन क्रिया है, वो देते कैसे हैं। तो उसमें फिर क्या करेंगे, सीने पर चोट है तो उसको क्या करेंगे अपन, पीठ के बल लेटाएंगे उसको। बस सीधी सी बात है, जिस ओर छाले पड़े हुए हैं या चोट लगी है वो चीज़ ऊपर रहेगी, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। फिर उसको श्वसन क्रिया देते हैं। दूसरा जो मेथड है उसका नाम है सेफर विधि। और सेफर मेथड जो होता है वो इस सिल्वेस्टर वाले का जस्ट अपोजिट है ना। इसका उपयोग तब करते हैं जब पीड़ित की पीठ पर छाले पड़ गए हो, यानी पीठ पर चोट लगी हो, ठीक है। तो इसमें इसको सीने के बल लेटाते हैं। भाई सीधी सी बात ध्यान में रखो, जिस और चोट लगी है वो चीज़ ऊपर रहनी चाहिए। और उन विधियों को नाम क्या दिए हमने, इतना सा ही है, इसमें और तो कुछ है नहीं। तीसरी आती है माउथ टू माउथ, है ना। माउथ टू माउथ बोलते हैं, यानी मुंह से मुंह हमें देना। तो पीड़ित के मुंह में अपने मुंह से सांस देना, उसका नाक बंद कर दिया जाता है पूरी तरह से, पूरे प्रेशर के साथ अपन उसको पंप करते हैं और वो मुंह से ही छोड़ता है। इस दौरान ध्यान रखना नाक को बंद करवा दिया जाता है, बस और कुछ नहीं है, है ना। काफ़ी प्रचलित विधि है। लेकिन एक और पेपर में आजकल आविष्कार कर दिया, और वो कर दिया नाक से मुंह वाला मेथड, यानी नोज टू माउथ, इस तरह से, या माउथ टू नोज कर दिया, एक ही बात है। और ये शायद यूपीपीसीएल के किसी एग्ज़ाम का है, 2019 के एग्ज़ाम में था। ऐसे चारों ऑप्शन दिए और पूछा कि इनमें से कौन सी विधि अधिक कारगर साबित होती है, और उन्होंने क्या किया, इसका यही वाला ऑप्शन सही माना, नोज टू माउथ वाला, है ना। तो ये होता है कि इसके अपने मुंह से पीड़ित के नाक में अपन सांस देते हैं ताकि ये पूरा सर्कुलेशन उसका बन सके। तो थोड़ी सी कठिन ही होती है वैसे तो, लेकिन उसको कारगर ज़्यादा मान लिया। तो पेपर में इस तरह के जब भी ऑप्शन आते हैं तो फिर यही जाना, क्योंकि श्वसन क्रिया नाक से ही प्रॉपर मानी जाती है, हमेशा ध्यान रखना। इसलिए नाक वाले सिस्टम को बिल्कुल अपने को ओके रखना होता है, ठीक है। बस कुल मिलाकर के तो छोटी छोटी चीज़ें यही थी। अब देखो पेपर में 2-3 छोटे छोटे इसके सवाल और आते हैं जिनके डाउट मैं क्लियर करवा देता हूँ। जैसे एक तो ये आ गया कि जो पीड़ित है उसको लगे झटके की गंभीरता किस बात पर डिपेंडेड होगी, है ना। तो देखो भाई, झटके की गंभीरता मोस्टली तो 2 ही बातों पर डिपेंड होती है। उनमें से एक है वैल्यू ऑफ करंट, धारा का मान कितना था। एक 1 एम्पियर के संपर्क में आया है और एक 10 एम्पियर के संपर्क में आया है, सीधी सी बात है 10 गुना ज़्यादा करंट लगेगा, मतलब 10 गुना शॉक की तीव्रता अधिक होगी। सीधा सा पॉइंट ध्यान में रखना। सेकंड जो चीज़ आती है वो है टाइम, ठीक है ना। टाइम फैक्टर के मतलब है कि 10 एम्पियर की करंट अगर किसी को 1 नैनो सेकंड तक चली और किसी में अगर 1 मिली सेकंड तक चली, तो मिली सेकंड वाले को झटका ज़्यादा लगेगा। जो झटके की गंभीरता होगी, मतलब फॉल्ट क्या कहाँ पर कितना आया, वो ज़्यादा होगा। यानी जितनी ज़्यादा धारा झटका, या अपन ये कहें कि गंभीरता उतनी अधिक, समय जितना अधिक उतने अधिक। इसी के साथ ध्यान रखना, अगर वोल्टेज का भी कहीं ना कहीं आता है तो इसका भी माना जाता है, क्योंकि सामान्यतः ऐसा मानते हैं कि 90 वोल्ट से ऊपर इलेक्ट्रिकल शॉक लगना शुरू हो जाता है। वोल्टेज का रोल कैसे रहेगा, क्योंकि वोल्टेज के अकॉर्डिंग ही तो हमारी बॉडी में करंट फ्लो होता है। शरीर जब शुष्क अवस्था में हो तो 100 किलो ओम से लेकर 600 किलो ओम तक रेजिस्टेंस मानते हैं। अब भाई सीधी सी बात है, अगर कोई 100 वोल्ट के संपर्क में आएगा तो आप देख लो धारा लगभग 1 मिली एम्पीयर चलेगी, और वही अगर कोई 10,000 वोल्ट के संपर्क में आएगा तो धारा कितनी चलेगी आप देख सकते हो। तो फिर कहीं ना कहीं वोल्टेज का भी रोल हो गया। यानी मोस्टली 3 बातें, करंट, टाइम और वोल्टेज, इन पर झटके की गंभीरता निर्भर करती है। अब एक छोटा सा सवाल पेपर में ये आया कि पीड़ित को जब चोट लग गई तो उसको सबसे पहले क्या देना चाहिए या ऐसा। तो देखो उसमें तो पेपरों में हर जगह अलग अलग माना गया है, लेकिन आप जब भी जाओ तो ध्यान रखना हल्का गुनगुना पानी जो है ना वो दे सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। पीने के लिए उसको गुनगुना पानी दिया जा सकता है, इसका कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिक चीज़ें अपनी प्राथमिक उपचार में इतनी थी। एक और टॉपिक है भाई अपने सामने, हालांकि ये वैसे तो ना तो फर्स्ट एड में आता है ना सेफ्टी ऑक्यूपेशन में आता है। ये जो टॉपिक है ये हाउस कीपिंग में आता है। वैसे हाउस कीपिंग क्या होती है जानते हो क्या? हाउस कीपिंग का मतलब होता है कि हर एक वस्तु को रखने की उचित जगह होती है। जैसे मैं बात करूं, अब बाथरूम में अगर चीनी का डब्बा रख दोगे तो वो काम का नहीं है, वहाँ तो साबुन और शैम्पू ही काम के है,
समझ रहे हो ना। ये चीज़ें होती है हाउसकीपिंग, यानी हर एक चीज़ की रखने की अपनी लोकेशन यानी जगह होती है। उसी के अकॉर्डिंग क्या मानते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री में जब भी आप काम करते हैं तो आपको 5S का पालन करना होता है, फॉलो करना होता है। इन 5S का मतलब क्या है, तो अब देखो पेपर में ये बहुत बार आ चुका है भाई। एक बार तो ये आया कि निम्न में से कौन सा 5S में शामिल नहीं है। एक बार ये पूछा कि 5S का सेकंड पॉइंट जो है कौन सा है, तो ये इनका क्रम याद रखना, आगे पीछे नहीं करना है। अगर क्रम चेंज हो गया तो फिर आप सब कुछ ही भूल जाओगे। है इम्पोर्टेंट, आता ज़रूर है पेपर में, दिल्ली मेट्रो के एग्ज़ाम में भी आया था ये वाला, तो ध्यान से सुनो। 5S में सबसे पहला आता है शॉर्टिंग। शॉर्ट करने का मतलब ये होता है कि आपको चीज़ें चुननी है कि हमें इनमें से क्या करना है क्या नहीं करना है, समझ गए। शॉर्टिंग का मतलब आपको यूजफुल, और MS एक्सेल होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसमें शॉर्टिंग और फिल्टरिंग के 2 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो शॉर्टिंग का मतलब है आपको सबसे पहले उन चीज़ों का चुनाव करना है जिनकी ज़रूरत है या जो काम आपको करना है। उसके बाद आपको सेट इन ऑर्डर, जो आपने शॉर्ट किया था उनको एक सीक्वेंस में सेट करना है, एक क्रम में लगाना है कि ये मुझे पहले करना है, ये बाद में करना है, ये बाद में करना है। उसके बाद आता है साइन। वैसे तो साइन को बोलते हैं चमक, लेकिन यहाँ साइन का मतलब ये होता है कि शुरू हो जाना या काम को तरीके से निपटाना या बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस दे पाना। स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है मानकीकरण करना, यानी चीज़ों को वेरीफाई करना कि यस हम जिस वे में जा रहे थे उसी वे में जा रहे हैं, हमारा वर्क प्रॉपर हो रहा है। एंड सस्टेन, सस्टेन का मतलब होता है बने रहना, पालन करना, यानी जो चीज़ें आपने माइंड सेट किया था, जो चीज़ें आपकी जिस सीक्वेंस में आ रही थी, आपको वैसे ही बने रहना है, वैसे ही करते रहना है। तो बस दोस्तों कुल मिलाकर के यही था अपना फर्स्ट एड का टॉपिक, इतनी ही बातें थी इसमें। कोई और सवाल है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं।